आंगन से बहू छाया के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थीं। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही छाया लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती साधना ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमर बेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। छाया उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसीलिए बेल को फेंककर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उग जाते हैं बेशर्मों की तरह। अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये सब उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। छाया की ये शब्द सुनकर साधना की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों से आंसू आने से रोका। बेटी के घर में माँ परजीवी होती है। साधना कलेजे में एक होक उठी, और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूसकर उसे खत्म कर देगी। साधना को छाया की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंश बेल होता है, और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटी में शायद यही फर्क होता है। आग की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर साधना सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा प्याज टमाटर डालकर एक एक कर मसाले डालने लगी। दालचीनी, जावित्री, तेज पत्ता और पत्थर चट्टा को हाथ में लिए साधना क्षण भर के लिए ठिठक गई। वनस्पति शास्त्र में इसे लुइकेन कहते हैं। फफूंद और शैवाल के सहजीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु शुष्क चट्टानों पर उसे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फफूंद अपने लिए भोजन नहीं बना पाता, अतः दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फफूंद वातावरण से नमी अवशोषित करके शैवाल को देता है, और उस नमी की मदद से शैवाल अपना भोजन बनाकर फफूंद को देता है। इस तरह अत्यंत शुष्क और दुर्गम परिस्थितियों में भी दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवित रह लेते हैं। प्रकृति में 2 निर्बल पौधे आपसी सहयोग का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बड़े सक्षम वृक्ष भी अपने ऊपर बेलों को झटक नहीं देते, बल्कि उनका पोषण करते रहते हैं, चाहे वे स्वयं ही क्यों न सूख जाएं। लेकिन हर तरह से संबल सक्षम मनुष्य अपने स्वार्थ में सबको झटक देता है। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय साधना पर भारी बीता। छाया पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरबेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब छाया दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब साधना आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में चुनी हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। साधना को उससे करुणा हो आई। कहने को अमर बेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल साधना के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि छाया ऑफिस चली जाती है। सुबह जाने की तैयारी होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है, इसीलिए साधना से सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन साधना को बहुत भारी लगते हैं। छाया, बच्चे, उनका बेटा सुमित सब घर पर रहते हैं। साधना को छाया के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना सुमित के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। सुमित की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है। छुट्टी वाले दिन साधना को लगता है कि वह बहू बेटे के वांछित बगीचे में अमरबेल की तरह है, अनामंत्रित, अवांछित, परजीवी। 2 वर्ष पहले सुमित के पिता की मृत्यु के बाद साधना उज्जैन के अपने पैतृक निवास में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू भोपाल में रहते थे। उज्जैन में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। आस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। साधना को पति की यादों के साथ वहां रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ साधना आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो साधना अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। साधना तो उज्जैन छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन सुमित और छाया तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। सुमित उज्जैन का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर
भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी साधना के साथ भी दोहराई जा रही थी। साधना कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भाप कर ही शायद पूरा मकान साधना के नाम पर कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। साधना ने उज्जैन का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। छाया का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और सुमित ने सुप्पी साध ली। एक दिन छाया ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थककर चूर हो जाती पर उफ तक नहीं करती। साधना यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी छाया को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और बाइयों के कामकाज पर नजर रखने में वे छाया की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और साधना को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन छाया ने बाइयों को हटाकर उन्हें बाई बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन सुमित उन्हें ट्रेन पर बिठाया। उससे उतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब साधना को उससे कर्तव्य परायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। सहजीवन तो 2 जरूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी आश्रित बन जाना पड़ता है। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ साधना ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवाकर वो अपने घर पहुंच गईं। घर को देखते ही अकेलेपन के एहसास ने साधना को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज आते ही आस पड़ोस से सब लोग आ गए। साधना को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में साधना ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब साधना भोपाल गई थी तब उनका बेटा मुनि 6 माह का था। अब वह 2.5 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि यह दादी हैं। रात मुनि की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। साधना की आंखें भीग आईं। वह वहां हफ्तों छाया को कहती रही कि चादर और तकिए के लिहाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। मुनि रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर साधना को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई है। सुबह उठने की आहट लगते ही मुनि की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थीं। दूसरे दिन उनकी पुरानी कामवाली काम पर वापस आ गई। साधना को वापस आया देखकर मेहरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मुनि दिन भर दादी दादी करता आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते साधना को। मुनि की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि मुनि की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में कामवाली अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो यह अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी माँ जी। मेरी बेटी आपकी छत्रछाया में सुरक्षित रहेगी। कामवाली ने हाथ जोड़कर विनती की। साधना को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की लक्ष्मी अगले ही दिन से साधना के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर की 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तह करके रखना,
रसोई घर की साफ सफाई करना। साधना उसे पौराणिक कहानियां सुनाती तो वह बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां साधना के पास आ गईं। साधना उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाहट से गूंजता रहता। मुनि भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। साधना का परिवार अब काफी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चिंत चेहरे देखकर साधना की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के जमाने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी। और साधना वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी जरूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे उसकी नजर में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। साधना का जीवन अब सही मायने में सहभागिता के भाव से परिपूर्ण था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।